नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में महागठबंधन में सीएम के चेहरे की घोषणा पर भाजपा का करारा हमला। कहा आपसी तनातनी के कारण करना पड़ा ऐलान। कांग्रेस ने टेके लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने घुटने। बिहार में तेज हुआ चुनावी घमासान। प्रधानमंत्री आज फिर देंगे बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं को मंत्र। औरंगाबाद और वैशाली में महागठबंधन पर बरसे जेपी नड्डा। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के केरल दौरे का तीसरा दिन। वर्खला के शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु महासमाधि शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। छठ को लेकर रेलवे की तैयारियों से दोगुना हुआ यात्रियों का उत्साह। नई ट्रेनों के संचालन के साथ प्लेटफॉर्म पर भी कई सुविधाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रख रहे हैं व्यवस्थाओं पर नजर। और आईसीसी महिला विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला जारी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने दी अच्छी शुरुआत। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन की आज पटना में बैठक हुई। इसके बाद महागठबंधन की ओर से सभी दलों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का हम समर्थन करते हैं। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग बिहार में बदलाव के लिए कार्य करेंगे। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। महागठबंधन के ऐलान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये कौन सा गठबंधन है जिनके बिहार में 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीरें गायब होने पर भी भाजपा ने करारा निशाना साधा है। प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टी के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज के मॉडल को जानते हैं।
जंगल राज का मतलब लूट, हत्या, अपहरण, खौफ और भ्रष्टाचार का मॉडल है। बिहार के लोगों को महागठबंधन के इस मॉडल से सावधान रहने की आवश्यकता है। और हम जंगल राज क्यों कहते हैं? जंगल राज कहते हैं खौफ, जंगल राज कहते हैं डर, जंगल राज कहते हैं भ्रष्टाचार, जंगल राज कहते हैं लूट। और खौफ और लूट और भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। किडनैपिंग होगा तो निगोशिएट करके ऊपर से निर्णय होगा, भ्रष्टाचार होगा तो ऊपर से, जिसके पूरे प्रमाण कोर्ट की प्रोसीडिंग को मैंने आपको दिया है। तो ये मॉडल है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने पर तंज कसा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि वोट चोरी की बात करने वाली कांग्रेस के सामने अब तो कांग्रेस का ही सम्मान चोरी हो गया है। ये गजब का गठबंधन है या गांठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की, और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वैशाली के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घड़ियाली आंसुओं पर जनता नहीं जाएगी। महागठबंधन का मतलब महाविनाश है। 6 तारीख को झूठे वायदों में मत पड़ना। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, इनसे बचकर चलना, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले पूरे 15 साल जंगल राज चलाया। जंगल राज आज सुख, चैन, शांति, अमन के साथ आज विकास की ओर बिहार बढ़ चला। भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा ने औरंगाबाद जिले की गोह विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन पर करारे प्रहार किए और महागठबंधन की तुलना विनाश के साथ की। क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार, और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल के वर्खला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायणन एक महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का सशक्त संदेश दिया। He was one of the Indians' greatest spiritual leaders and social reformers. This is the place where Sri Narayan Guru spent his final days and attained Samadhi. He was a saint and philosopher who influenced the social and spiritual landscape for our country. He inspired generations to believe in the ideals of equality, unity, and love for humanity. He gave the powerful message of one caste, one religion, one God for mankind. His teachings went beyond the boundaries of religion, caste, and creed. Sri Narayan Guru always emphasized self-purification, simplicity, and universal love. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर हैं और केरल के वर्कला स्थित शिवगिरी मठ जाते समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन बच्चों से मुलाकात की जो फूलों के साथ उनका स्वागत करते हुए इंतजार कर रहे थे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आस्था के महापर्व छठ को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार रेल भवन में एक वॉर रूम बनाया गया है जो 24 घंटे सक्रिय है। इस वॉर रूम से देश भर के स्टेशनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खास बात यह है कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वॉर रूम पर नजर रख रहे हैं। रेल मंत्री लगातार रेलवे स्टेशनों की स्थिति देख रहे हैं और भीड़ प्रबंधन पर खुद अपडेट ले रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री विशेष ट्रेनों से सफ़र कर चुके हैं। इस बार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने 12,000 अतिरिक्त रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है। रेल मंत्री का कहना है कि छठ के दौरान लाखों लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं, इसलिए रेलवे पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। रेल मंत्री के मुताबिक इस बार यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लगभग 12,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रमुख रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जो ट्रेनों की आवाजाही, प्लेटफार्म आवंटन और प्रस्थान पर त्वरित निर्णय ले रहे हैं ताकि किसी भी स्थान पर भीड़ जमा न हो। रेल भवन के वॉर रूम में यात्रियों की आवाजाही की समीक्षा भी की जा रही है। छठ के जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। तो ये न्यू दिल्ली स्टेशन का पूरा एक जूम एरिया है। सब जगह इस तरह का मूवमेंट रखा गया है जिससे कि सडन रश में नहीं जाए प्लेटफॉर्म पे। एक होल्डिंग एरिया में आए, वेट करे, वहाँ टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद में इस तरह से जिगजैग करके जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से अंदर प्लेटफॉर्म पे जा सके। और इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। कई पैसेंजर्स को मैंने पूछा था जो रेगुलर ट्रेन में आए, उनका इस होल्डिंग एरिया के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप स्टेशन में पहुंचे उससे हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच के गाड़ी के अंदर आ सकते हो। ऐसी व्यवस्था भी हो पाई बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉर रूम मैकेनिज्म। अलग अलग जगह के व्यूज है इसमें पूरे में। तो जैसे मान लो अभी पैसेंजर्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, ये अंदर इनवर्ट पैसेंजर्स हैं। फिर उनके टिकटिंग काउंटर्स है, ये वाले यहाँ पे खूब सारे टिकटिंग काउंटर्स बने हुए हैं। कई सारी ATMs ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है। जब ये ले लेंगे टिकट, उसके बाद में वो अंदर जब जाते हैं तो ये अंदर जाने वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया सब अंदर जाने वाला होगा। ये आप जो देख रहे हैं ना ऊपर के तीनों पैनल्स, ये तीनों पैनल से अंदर जाने वाले। तो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जा सकते हैं। भारतीय रेलवे अपने घर जाने वाले और त्यौहार मनाने वाले मुसाफिरों के साथ खड़ी है। यात्रियों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे ने छठ के लिए 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। रेलवे की इस पहल से यात्री बेहद खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। भागलपुर पहुंचे हुए यात्रियों ने बताया कि वो बिना किसी परेशानी के आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। दिल्ली से चढ़े हैं ट्रेन पे, RPF बहुत हेल्प किया, आराम से आ गए यहाँ तक। और कहाँ आए हो? भागलपुर स्टेशन। कौन सी गाड़ी से आए हो? विक्रमशिला। अंदर सीट उट मिल गया था? हाँ मिल गया। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। ठीक। मेरा नाम है मित्र कुमार, हम आनंद विद्या से आए हो। वहाँ सब कुछ बहुत सुविधा था, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, आने जाने को दिक्कत नहीं हुआ। रेलवे भी आए विक्रमशिला से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के अधिकारियों की कैडर समीक्षा के संबंध में एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश फायर सर्विस को आधुनिक और जन सुरक्षा केंद्रित बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। बैठक में विभागीय कैडर समीक्षा और नए पदों के सृजन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विभाग में राजपत्रित संवर्ग के 98 और अराजपत्रित संवर्ग के लगभग
922 नए पदों की सृजन पर भी सहमति जताई। साथ ही हर सीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने हर 100 किलोमीटर पर फायर टेंडर सहित छोटी फायर चौकी स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह अपने पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस पर हिम तेंदुआ की रक्षा के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आइए हमारे उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र के प्रहरी, मायावी और भव्य हिम तेंदुआ की रक्षा के अपने संकल्प को नवीनीकृत करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अपने संरक्षण प्रयासों को तेज कर दिया है। पहली बार की गई हिम तेंदुओं की जनगणना में हिमालय क्षेत्र में 718 हिम तेंदुओं की उपस्थिति का पता चला था, जिनमें से अकेले लद्दाख में 477 हिम तेंदुओं की संख्या है। 2013 के बिश्केक घोषणा पत्र के बाद से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और नेपाल सहित 12 हिम तेंदुआ क्षेत्र के अनेक देश इनके संरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं। भारतीय वायुसेना स्पेन के गैंडो एयरबेस पर आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास ओशन स्काई 2025 में हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। स्पेनिश वायुसेना का यह अभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य पारस्परिक सीख को बढ़ावा देना, अंतर संचालन क्षमता में सुधार, वायु युद्ध कौशल को निखारना और मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। आज नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के उपयोगकर्ताओं के लिए जेम हैंडबुक का तीसरा संस्करण जारी किया। ये संस्करण खरीद निदेशालय द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें जेम पोर्टल की नई प्रक्रियाएं और फीचर्स शामिल हैं। इसका उपयोग नौसेना उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता, मानकीकरण और उपयोग में आसानी प्रदान करना है। नौसेना के अनुसार ये अपडेट सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। और नागालैंड में दिसंबर में आयोजित होने वाले 26वें हार्नबिल महोत्सव से पूर्व नई दिल्ली में नागालैंड सरकार तीसरे शरदोत्सव का आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर नागालैंड सरकार में पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री तेमजन इम्ना ओलोंग ने कहा कि 24 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव में नागालैंड की 17 जनजातियों की नागा ब्रांड और कलाकारों की विविध प्रस्तुतियां होंगी, जो बेहतरीन व्यंजन, हस्तशिल्प, वस्त्र, कला और संगीत का प्रदर्शन करेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक बहुत अनोखा जनजाति आदिवासी फेस्टिवल है, मगर आज के समय में हमारी प्राचीन इतिहास और संस्कृति और हम लोगों की सोच विचार और हमारी परंपरा, चाहे वो सिर्फ अपना आभूषण के द्वारा नहीं, मगर अपना संस्कृति, आर्ट्स, क्राफ्ट्स और इन सब विषयों को लेके थोड़ा सा झलक हम यहाँ नागालैंड भवन में, यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम में हर साल हम लोग रखते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में इस सप्ताह कहीं आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली के साथ साथ हल्के मध्यम दर्ज की बारिश या फिर कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून सक्रिय हो चुका है। इसके प्रभाव से इस सप्ताह कन्याकुमारी, तिरुवेनवेली, तेनकाशी, थेनी, डिंडीगुल, नीलगिरी, इरोड, धर्मपुरी, कृष्णगिरी, तिरुपत्तूर, वेल्लूर, रानीपेट, तिरुवल्लूर और कोयम्बटूर जिले के नीलगिरी, इरोड, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, रानीपेट और घाट क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा आईएमडी ने चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, पौंडीचेरी में अनेक स्थानों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान बताया है। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हैं। मुंबई के डीवाई पाटिल में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 160 रन बना लिए हैं। गौरतलब है कि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रही हैं। 4 में से 3 टीमों के नाम सेमीफाइनल के लिए पक्के हो चुके हैं।
भारतीय टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 3 में हार झेलनी पड़ी है। अब भारत के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब चौथे और अंतिम स्थान के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर है। इंटरनेशनल पोलो कप में भारत और अर्जेंटीना की टीम शनिवार को आमने सामने होंगी। भारतीय पोलो टीम के कप्तान सिमरन सिंह शेरगिल का कहना है कि इस मुकाबले को लेकर टीम में जबरदस्त उत्साह है। सिमरन सिंह शेरगिल से बात किया है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इंटरनेशनल पोलो कप 2025 की शुरुआत 25 तारीख से होगी। इस वक्त मेरे साथ सिमरन सिंह शेरगिल जी मौजूद हैं, जो कि इंडियन पोलो टीम के कप्तान भी हैं। भारत की धरती पर इंटरनेशनल पोलो कप का आयोजन होगा, 25 तारीख को मुकाबला खेला जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और टीम के बारे में बताइए कि टीम कितनी ज़्यादा उत्साहित है इस गेम को लेकर। जी, 25 को हमारा इंटरनेशनल गेम है अर्जेंटीना के अगेंस्ट। अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन टीम है इस लेवल पे। ये लेवल जो जिस लेवल पे गेम हो रहा है वो वर्ल्ड कप लेवल से भी ऊंचा लेवल है। इंडियन पोलो एसोसिएशन ने जो भारत के 4 बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा करा है। हमने एज ए टीम प्रैक्टिस करा है इस गेम के लिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं। अर्जेंटीना की जो टीम है बहुत ही बैलेंस टीम है और हमने ये भी देखा है कई मौक़ों पर हमारे खिलाड़ी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी एक साथ खेले हैं। जब ये खिलाड़ी एक दूसरे के सामने होंगे तो क्या कुछ जो है रणनीति होगी, ये बताइए। देखिए, जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो इंडिया आके बहुत बार खेले हुए हैं। जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इंडिया में अच्छे पोलो पोनीज हैं, जो घोड़े अच्छे इस्तेमाल होते हैं पोलो के लिए, वो भी सब अर्जेंटीना से हमने इंपोर्ट करे हुए हैं। बिकॉज अर्जेंटीना दुनिया में सबसे अच्छी टीम है पोलो की और घोड़ों के लिए। तो इन प्लेयर्स के लिए ये घोड़े खेलना या ये ग्राउंड पे खेलना कोई नई बात नहीं है। इनको वो जो हमें होम कोर्ट एडवांटेज है वो काफ़ी इस चीज़ से न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमारी टीम बहुत बैलेंस्ड है। अगर हॉर्सेस की बात करें तो हमारे यहाँ क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं जो इंडियन हॉर्सेस है इनको वो अपग्रेड करने के लिए? अर्जेंटीना में बिकॉज पोलो इतना बड़ा है, वहाँ पे उनकी पोलो की ब्रीडिंग है। जो घोड़े हैं वो 5th, 6th, 10th जनरेशन पोलो पोनीज हैं। जो उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, उससे भी पहले वो सब पोलो की लाइन से हैं। वो थॉरोब्रेड नहीं है। जो थॉरोब्रेड घोड़े होते हैं वो रेसिंग के लिए ज़्यादा काम होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। वेरेज जो ये अर्जेंटाइन पोलो के होते हैं इनका मूवमेंट ज़्यादा क्विक होता है, ज़्यादा रुकने में, टर्न करने में, फिर से एक्सलेट करने में वो ज़्यादा बेटर होते हैं। सो अब इंडिया में जैसे जैसे पोलो बढ़ता जा रहा है, हम भी पोलो हॉर्सेस की ब्रीडिंग बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे लिए आसान हो ट्रेनिंग प्रोसेस। तो आप देखेंगे आते हुए टाइम में इंडिया विल बिकम बेटर एट दिस। दिल्ली का जयपुर ग्राउंड तैयार है इंटरनेशनल पोलो कप की मेज़बानी के लिए। इस मैदान पर भारत और अर्जेंटीना की टीम आमने सामने होंगी। मुकाबला बेहद रोमांचक तो होगा ही, साथ ही दोनों टीमों के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।